मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, जीबी कॉलेज रामगढ़, आज पुनः आपके समक्ष अपना व्याख्यान लेकर के उपस्थित हूँ, जिसका टॉपिक है तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा की विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी ऑफ मुस्तफ़ा कमाल पाशा इन टर्की। जैसे कि हम जानते हैं कि सुधारों के बाद तुर्की एक नवीन राज्य तथा प्रगतिशील राष्ट्र बन गया। उसे एक लिखित गणतांत्रिक संविधान प्राप्त हुआ। आर्थिक क्षेत्र में नवीन उद्योग एवं व्यवस्था विकसित हुई। नए नए उद्योग, कारखाने, आर्थिक संस्थाएं, बैंक, श्रम कानून आदि द्वारा देश के आर्थिक जीवन का चित्र ही बदल गया। इसके अतिरिक्त सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। इस तरह संपूर्ण तुर्कों की काया पलट हो गई। इसे हम मुस्तफ़ा कमाल पाशा की महान सफलता और दूरदर्शिता मान सकते हैं। इसलिए अपनी पीढ़ी और बाद की पीढ़ियों के लिए वह उत्साह का मुख्य स्रोत बना रहा। तुर्की के भविष्य का वह स्रष्टा था। तुर्की वाले आदर से उसे राष्ट्रपिता अतातुर्क कहा करते थे। तुर्की की प्रारंभिक विदेश नीति। तुर्की की प्रारंभिक विदेश नीति में हम देखेंगे 1911 ईस्वी से चलने वाले अनवरत युद्ध ने उसे विनाश के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध में समस्त दक्षिण पूर्वी यूरोप देशों में तुर्की की पराजय सर्वाधिक हुई और उसकी राजधानी तक पर मित्र राष्ट्रों की सेनाओं का कब्जा हो गया था। युद्ध में इस पूर्ण पराजय ने तुर्की को सेव्र की अपमानजनक संधि, जो कि 10 अगस्त 1920 को हुई थी, यह उस पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश हो गया। यह संधि 10 अगस्त 1920 को की गई, जिसके अनुसार तुर्की को अपने संपूर्ण गैर तुर्की क्षेत्र का परित्याग करना पड़ा था। याद कीजिए, इस सेव्र की संधि के द्वारा तुर्की बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो गया और उसका संपूर्ण गैर तुर्की जो क्षेत्र थे उसका परित्याग करना पड़ा। सेव्र की संधि पर सुल्तान के एक प्रतिनिधि ने हस्ताक्षर अवश्य कर दिए, किंतु यह संधि कार्यान्वित नहीं की जा सकी। संधि की शर्तों के प्रकाशन से तुर्की में गंभीर उथल पुथल हुई और उसके कार्यान्वित होने से पूर्व ही तुर्की के राष्ट्रवादियों के एक दल ने मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में इसे पलट देने का प्रयत्न किया। कमाल पाशा ने सेव्र की संधि को मित्र राष्ट्रों की सहायता से बलपूर्वक लागू करने वाली यूनानी फौजों को अपनी मातृभूमि से खदेड़ना शुरू किया। हम जानते हैं 4 जुलाई 1923 ईस्वी को लोजान की संधि संपन्न हुई थी। कई पक्षों में तुर्की की आकांक्षाओं की पूर्ति करने पर भी लोजान की संधि, जो 4 जुलाई 1923 को हुई थी, तुर्की की सभी वैदेशिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत नहीं कर सकती थी। तुर्की और इराक की सीमा एवं मोसुल की समस्या और सीरिया के साथ सीमा एवं जिले की स्वायत्तता के प्रश्न अनिश्चय ही छोड़ दिए गए थे। इसी तरह तुर्की और यूनान के मध्य आबादी के अदला बदली का प्रश्न भी नहीं सुलझा था। ओटोमन काल के ऋण के भुगतान और विभाजन का प्रश्न भी अब तक उलझन में पड़ा हुआ था। अतः तुर्की के नए शासन की विदेश नीति का मूल उद्देश्य अपनी प्रादेशिक अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता की रक्षा करना, पाश्चात्य देशों के स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होने देना, साम्यवादी रूस के साथ मित्रवत संबंधों की स्थापना करना, पश्चिमी एशियाई देशों के साथ मैत्रीपूर्ण एवं सामान्य संबंध कायम करना और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के तूफानों से पृथक रहना था। दूसरा है विदेश नीति में रूस के साथ संबंध। 1921 ईस्वी में तुर्की और सोवियत सरकार के विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत हुई और एक मित्रता संधि, क्या बोलते हैं, मित्रता संधि, जो कि 1921 ईस्वी पर
हस्ताक्षर किए गए। इस संधि में हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रों ने पूर्व में सामाजिक और राष्ट्रीय क्रांतियों के अस्तित्व को स्वीकार किया और यह माना कि इन आंदोलनों का नवीन सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए रूसी श्रमिक वर्ग के संघर्ष के साथ तालमेल है। संधि में इन जन समूहों के लिए स्वतंत्रता, स्वाधीनता तथा जैसे सरकार वे चाहे उसे निर्बाध ढंग से चुनने के अधिकारों का जिक्र किया। तुर्की और साम्यवादी रूस परस्पर इसलिए भी निकट आए कि लोजान सम्मेलन में रूस ने तुर्की के दृष्टिकोण को अपना समर्थन प्रदान किया था। 1922 और 23 ईस्वी में हम रूस के संबंध के विषय में ही देख रहे हैं। रूस के संबंध के विषय में 1922 और 23 ईस्वी में दोनों देशों के राजनीतिज्ञों और सैनिक कमांडरों की यात्राओं ने पारस्परिक संबंध में और भी सुधार किए। जब 1925 ईस्वी में राष्ट्र संघ के निर्णय के अनुसार मोसुल को इराक में मिला दिया गया, तब तुर्की और सोवियत संघ के बीच एक अनाक्रमण संधि हुई। इस संधि के अंतर्गत तुर्की और सोवियत संघ में से प्रत्येक पक्ष ने यह वादा किया कि वे एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। आने वाले वर्षों में तुर्की और सोवियत संघ के संबंधों ने एक नया मोड़ लिया और वे पहले की तरह मधुर नहीं रहे। तुर्की की भावनाओं को उस समय बड़ी ठेस पहुंची जब अगस्त 1939 1939 में जर्मनी और सोवियत संघ के बीच एक अनाक्रमण समझौता संपन्न हो गया। तत्पश्चात 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर जर्मन आक्रमण और 17 सितंबर को सोवियत आक्रमण ने तुर्की में आतंक उत्पन्न कर दिया। सितंबर 1939 में तुर्की का विदेश मंत्री बाल्कन क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से अनाक्रमण संधि पर बातचीत करने के लिए मॉस्को गया, परंतु जर्मनी के दबाव से बाध्य होकर सोवियत संघ ने इस नई संधि के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अपने इस उद्देश्य में असफल होने पर अक्टूबर 1939 में तुर्की ने ब्रिटेन और फ्रांस से मैत्री संधि कर ली। तीसरा विदेश नीति है तुर्की और राष्ट्रसंघ। तुर्की और राष्ट्रसंघ 18 जुलाई 1932 में राष्ट्रसंघ का सदस्य बन गया। पेरिस की शांति संधियों द्वारा राष्ट्र संघ नामक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का जो निर्माण हुआ था, उसका सदस्य बनने की इच्छा तुर्की में शुरू से ही थी। लोजान की संधि के बाद वह इस दिशा में बराबर प्रयत्न करता रहा, लेकिन पश्चिमी देशों विशेषकर ब्रिटेन और फ्रांस के विरोध के कारण वह इसका सदस्यता से वंचित रहा। अंत में 18 जुलाई 1932 ईस्वी में राष्ट्र संघ का तुर्की सदस्य बना लिया गया। इस सदस्यता से तुर्की को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा में पर्याप्त वृद्धि हुई। चौथा पॉइंट है पश्चिमी शक्तियों के साथ संबंध। पश्चिमी शक्तियों के साथ संबंध इसमें हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की मित्र राष्ट्रों के विरोधी खेमे में था और पश्चिमी शक्तियों ने उसे बुरी तरह परास्त कर उस पर सेव्र की संधि लाद दी थी। युद्धोपरांत मित्र राष्ट्रों ने तुर्की में उठ रहे राष्ट्रीय आंदोलन को पूरी तरह कुचल देने के सभी प्रयत्न किए, परंतु उन्हें इसमें सफलता नहीं मिली। पश्चिमी शक्तियों विशेष करके फ्रांस और इंग्लैंड के ऐसे व्यवहार के कारण तुर्की के मन में उनके प्रति गहरा विक्षोभ छा गया था। 1926 ईस्वी में तुर्की और ब्रिटेन के बीच मोसुल विवाद के समाधान के लिए एक समझौता हो गया। इस संधि के द्वारा तुर्की मोसुल में अपने सारे दावे इस आश्वासन पर उठा लेने को सहमत हो गया कि मोसुल का 10% तेल उसके उपयोग के लिए उपलब्ध रहेगा। इस संधि में कुर्दों की स्वतंत्रता का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। अब ब्रिटेन और तुर्की का संबंध अच्छा हो गया। 1926 ईस्वी में
सीरिया के साथ की गई संधि को मानने से इनकार कर दिया। तुर्की के द्वारा इनकार कर दिया गया। इस घटना को लेकर फ्रांस और तुर्की का संबंध भी खराब हो गया। फ्रांस और तुर्की के बीच 3 जुलाई 1928 को एक समझौता हो गया, जिसके अनुसार यह क्षेत्र इन दोनों देशों के अधीन कर दिया गया है। 2 सितंबर 1934 को एक स्वतंत्र सरकार की स्थापना की गई और उसका नाम हेटे का गणतंत्र रखा गया। इस नए राज्य ने तुर्की के राष्ट्र झंडे को स्वीकार कर लिया। ये सब हम देखते हैं कि किस प्रकार से पश्चिमी शक्तियों के साथ तुर्की का संबंध रहा। आगे देखते हैं मोन्ट्रो की संधि। मोन्ट्रो की संधि जो कि जुलाई 1936 में की गई थी। प्रारंभ से ही तुर्की की विदेश नीति राष्ट्रीयता की भावना से प्रभावित रही। तुर्की के समाचार पत्र बराबर इस बात को दोहराते रहे कि जड़ डमरू मध्यों पर तुर्की के अधिकार को किसी प्रकार सीमित करना उसका राष्ट्रीय अपमान है। 1930 ईस्वी के बाद तुर्की पश्चिमी शक्तियों से विशेष रूप से आग्रह करने लगा कि लोजान संधि की असैन्यीकरण की धाराएं समाप्त कर देनी चाहिए। महाशक्तियों के इस प्रकार के बदले दृष्टिकोण ने मोन्ट्रो सम्मेलन जो जुलाई 1936 में हुई थी में सुप्रसिद्ध जल डमरू मध्य समझौते का मार्ग प्रशस्त कर दिया। जुलाई 1936 में होने वाले इस सम्मेलन में ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ, आयरलैंड और विभिन्न अधिराज्यों बुल्गारिया, यूनान, रोमानिया, तुर्की और यूगोस्लाविया ने भाग लिया। इस समझौते के अंतर्गत तुर्की को जल डमरू मध्यों की किलेबंदी करने तथा काला सागरीय देशों के अतिरिक्त अन्य देशों के युद्धपोतों को वहां से गुजरने पर नियंत्रण लगाने का पूरा अधिकार दिया गया था। मोन्ट्रो समझौता लोजान की संधि 4 जुलाई 1923 को लोजान की संधि हुई थी। इसके पहले मोन्ट्रो की समझौता जो संधि हुई थी जुलाई 1936 में, यह मोन्ट्रो की समझौता 20 वर्षों तक लागू रहने वाला था। हम देखते हैं आगे। मोन्ट्रो समझौता लोजान की संधि के बाद तुर्की की विदेश नीति की दूसरी महत्वपूर्ण और गौरवशाली सफलता थी। इस मोन्ट्रो की संधि ने तुर्की और पश्चिमी शक्तियों के मध्य मैत्री के एक नए युग का आरंभ किया। आगे देखते हैं 1932 ईस्वी में उसने राष्ट्र संघ की सदस्यता ग्रहण कर ली और 1933 ईस्वी के बाद से ही यूरोप की कूटनीतिक और राजनीतिक स्थिति तेजी से बिगड़ने लगी। इस हालत में तुर्की और पश्चिमी शक्तियां तेजी से एक दूसरे के अधिक निकट आने लगे। अगला छठा विदेश नीति है इटली और जर्मनी के साथ संबंध। 2 विश्व युद्धों के बीच के काल में तुर्की और जर्मनी बार बार जितने भी विदेश नीति थी जिसको हम सभी अभी देख रहे हैं, ये 2 विश्व युद्धों के बीच तुर्की की विदेश नीतियां हैं जो कि मुस्तफा कमाल पाशा के द्वारा अपनाई गई थी। 2 विश्व युद्धों के बीच के काल में तुर्की और जर्मनी का संबंध लगभग समान रहा। इन दोनों ही देशों ने प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध किया था। दोनों युद्ध में पराजित हुए थे और दोनों ही को मित्र राष्ट्रों के हाथों अपमान तथा प्रादेशिक नुकसान सहना पड़ा था। 1919 से 1939 1919 to 1939 इस पीरियड में दोनों ही देश एक दूसरे के प्रति फ्रेंडली बने रहे और उनमें आर्थिक सहयोग स्थापित रहा। जर्मनी के विपरीत इटली के साथ तुर्की के संबंध भिन्न थे। 1933 में जर्मनी में नात्सी शक्ति का उदय हुआ और अगले ही वर्ष इटली तथा एबिसिनिया के संबंध बिगड़ गए। जर्मनी में नात्सियों की सफलता से तुर्की में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई और जर्मनी के साथ आर्थिक सहयोग की नीति जारी रही। तुर्की द्वारा जर्मनी से इस तरह मैत्री संबंध कर लेने के परिणाम स्वरूप सोवियत संघ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में अकेला पड़ गया। ठीक इसी वर्ष 22 जून अर्थात
1941 की बात है। 22 जून 1941 में जर्मनी का सोवियत संघ पर आक्रमण भी शुरू हो गया था। अगला देखते हैं विदेश नीति, पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध। 7वां पॉइंट है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद से ही तुर्की ने पान इस्लामिज्म की नीति का त्याग कर दिया था। गणराज्य की स्थापना के बाद वह एशियाई देशों के राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम का समर्थन करने लगा। 1922 ईस्वी में तुर्की और अफगानिस्तान के बीच मॉस्को में एक समझौता हुआ, जिसमें दोनों ही देशों ने किसी साम्राज्यवादी देश द्वारा आक्रमण की स्थिति में एक दूसरे की सहायता करने का वादा किया। 1926 ईस्वी में तुर्की और ईरान के मध्य मैत्री और सुरक्षा की संधि हुई और 1933 ईस्वी के बाद से ही तुर्की की विदेश नीति का प्रधान लक्ष्य पश्चिमी एशिया में प्रादेशिक सुरक्षा पद्धति का निर्माण करना और इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर 1937 ईस्वी में तुर्की, ईरान, इराक और अफगानिस्तान के बीच सादाबाद समझौता संपन्न हुआ। इसके बाद हम देखते हैं तुर्की और बाल्कन राज्य। अगला 8वां विदेश नीति रहा है तुर्की और बाल्कन राज्य। बाल्कन प्रायद्वीप की राजनीति में रुचि लेना तुर्की के लिए बिल्कुल स्वाभाविक था। इस प्रायद्वीप में 1923 ईस्वी में हंगरी के साथ, 1924 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के साथ और 1925 में यूगोस्लाविया बुल्गारिया के साथ, 1928 में इटली के साथ और 1929 ईस्वी में यूनान के साथ अपना तुर्की की समझौता संधियां हुई। 1930 ईस्वी में तुर्की और यूनान के बीच भी एक महत्वपूर्ण समझौता आगे भी हुआ। जैसे कि हम जानते हैं कि 1921 ईस्वी में अंकारा में पहला बाल्कन सम्मेलन हुआ था। तुर्की ने इस अवसर का प्रयोग रोमानिया और यूगोस्लाविया के साथ संबंध में अनुकूल सुधार लाने के लिए किया। फरवरी 1934 ईस्वी में तुर्की के प्रयासों के फलस्वरूप बाल्कन समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसके द्वारा बाल्कन प्रदेशीय सुरक्षा पद्धति विकसित हुई। 9वां विदेश नीति संयुक्त राज्य अमेरिका और तुर्की। अमेरिका की सीनेट में तुर्की के साथ संबंध स्थापना पर वर्षों तक विचार होता रहा, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। इसी बीच तुर्की उन देशों के मालों पर अत्यधिक कर लगाने लगा जिनके साथ उसका कूटनीतिक संबंध नहीं था। इससे अमेरिका के आर्थिक हितों की क्षति पहुंचने लगी और बाध्य होकर 1927 ईस्वी में तुर्की के साथ उसे संधि करनी पड़ी। दोनों के बीच पुनः दौत्य संबंध कायम हुए और तुर्की की राजधानी में एक अमेरिकी राजदूत रहने लगा। ये सभी मुस्तफा कमाल पाशा के द्वारा अपनाई गई विदेश नीतियाँ थी। आइए हम अंत में निष्कर्ष को देखते हैं। 1938 में मुस्तफा कमाल पाशा की मृत्यु हो गई। इस समय तक तुर्की की विदेश नीति का वह संचालक रहा था और गृह नीति की तरह विदेश नीति के क्षेत्र में भी वह पूर्ण सफल रहा। कमाल पाशा की एक महान सफलता उसकी कुशल विदेश नीति थी, जिसके कारण तुर्की एक शक्तिशाली देश बना और संसार के कई देश उसके मित्र बन गए। धन्यवाद मित्रों।